हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज रूट अगेन। वर्ड हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन के थर्ड और आखिरी पार्ट को देखने जा रहे हैं। पहले और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, डिवीज़न ऑफ न्यू वर्ल्ड, कॉलोनी राइवलरीज, व्हाट इज़ मर्केंटिलिज्म, व्हाई यूरोपियन माइग्रेटेड टू द न्यू वर्ल्ड, द वी रीड अबाउट द कॉलोनीज, राइट, and then what are the British laws to regulate the colonial trade, the navigation acts, right, and disadvantages and advantages that colonial people get because of the colonial British acts and all, right. So finally in the third part we are going to see the events that lead to the revolution. आप लोग को याद होगा कि जब मैंने पहला पार्ट बनाया था तो उसमें मैं जो पहली लाइन थी इंट्रोडक्शन, उसमें बोला था कि देयर आर सर्टेन इवेंट्स दैट वर हैपनिंग, और वो होते होते फाइनली वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गई। वही हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे जो कि फाइनली एक अमेरिकन रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ। देन हम लोग देखेंगे थ्रू आउट द रिवोल्यूशन क्या क्या चीज़ें हुई, देन रिवोल्यूशन का कॉज क्या था, राइट, एंड फाइनली आफ्टर पोस्ट रिवोल्यूशन क्या उसके सिग्निफिकेंस थे, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और यूपीएससी भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि अगर आप तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से देख लेंगे तो आप मेंस में कोई भी आंसर हो किसी भी एग्ज़ाम का बहुत अच्छे से लिख सकते हो, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ कि जो इंग्लैंड और जो कॉलोनीज़ की जो डिस्टेंस थी वो बहुत दूर थी, अराउंड लाइक मैप में बहुत छोटा सा दिखता है, बट इन रियलिटी दैट इज़ अराउंड 5000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी। इससे जो इंग्लैंड को थोड़ी सी मुश्किल होती थी कॉलोनीज़ पे कंट्रोल करना एंड ऑल, बट या सो दिस इज़ जस्ट अ वेरी सिंपल पॉइंट, वन लाइनर पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, ओके। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या इवेंट्स हुए जो कि पूरा रिवोल्यूशन में कन्वर्ट हुए धीरे धीरे धीरे। तो पहला फाइनली हमें पता है कि सेकंड पार्ट में हम लोग ने देखा था कि एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी जिसमें कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ आफ्टर द 7 years ऑफ वॉर कि जो भी कॉलोनीज थी, जो भी एज यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ जो भी 13 कॉलोनीज के वेस्ट में जो पार्ट था वो उसमें एक वॉर है और उसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को डिफीट किया। दैट इज़ द 7 years ऑफ वॉर, और ट्रीटी ऑफ पेरिस में फाइनली वो पार्ट भी अब ब्रिटिश के अंडर आ गया था, राइट। तो हुआ क्या कि जब ये सब हुआ, राइट, जब ये वाला पार्ट ब्रिटिश के अंडर आ गया तो ब्रिटिशर्स ने एक लाइन ड्रॉ करी, दैट इज़ नोन एज द प्रोक्लेमेशन लाइन ऑफ 1763। और उन्होंने जो ये कहा कि जो भी 13 कॉलोनीज है इनके जो लोग हैं ना वो उस लाइन को क्रॉस करके वेस्ट में सेटल नहीं होंगे, राइट। इसका रीज़न ये था कि उधर वेस्ट साइड में नेटिव अमेरिकन्स रहते हैं, राइट, जो रियल अमेरिकन्स हैं, दैट इज़ उनको रेड इंडियंस भी बोला जाता है, वो लोग वहाँ रहते हैं। तो ब्रिटिशर्स को डर था कि अगेन वो लोगों से कॉलोनीज़ की वॉर हो जाएगी और कॉलोनीज़ का जो प्रोटेक्शन का जो था बोझ था वो ब्रिटिशर्स के ऊपर था, राइट। तो फिर से बहुत ज़्यादा खर्चा होगा अगर वॉर वगैरह हुई, तो इसलिए उन्होंने अलाउ नहीं किया जो इधर 13 कॉलोनीज़ के लोगों को उधर जाके सेटल होने में, राइट, वेस्टर्न साइड जाके सेटल होने में। दैट इज़ प्रोहिबिटिंग अमेरिकन्स टू सेटल इन द लैंड्स लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द अपलेशियन माउंटेन। वहाँ एक माउंटेन था दैट इज़ सियर, एंड इस माउंटेन के इधर उन्होंने सेटल होने नहीं दिया। इससे क्या हुआ कि जो भी कॉलोनीज़ के लोग थे उनमें मतलब वो ब्रिटिशर्स को एज एन एनिमी देखना यहीं से स्टार्ट कर दिए थे, राइट, फाइन। देन सेकेंड इवेंट क्या था कि जो जॉर्ज ग्रेनविल ये ब्रिटेन के पीएम थे उस टाइम, फाइन। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो इन्होंने ये देखा कि बहुत ज़्यादा स्मगलिंग वगैरह हो रही है, उसको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने जो जो भी एक्ट वगैरह था उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया कि कोई भी अगर जो ट्रेड एक्ट है उसको अगर कोई भी मतलब फॉलो नहीं करता है तो उसको हाईली पनिश्ड वगैरह किया जाता था। फिर उन्होंने फाइनली क्या किया कि जो एक मोलासेस एक्ट था, राइट, मोलासेस एक्ट जो हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में देखा था उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया शुगर एक्ट से, फाइन। तो मोलासेस एक्ट में क्या था कि जो भी फ्रेंच वेस्ट इंडीज़ से, राइट, फ्रेंच वेस्ट इंडीज़ से मोलासेस आते थे उन पे 6 पेंस पर गैलन का कस्टम ड्यूटी लगता था, राइट, 6 पेंस पर गैलन की कस्टम ड्यूटी लगती थी जो भी फ्रेंच वेस्ट इंडीज से मोलासेस आते थे। इन्होंने उसको रिप्लेस करके शुगर एक्ट किया और इन्होंने 3 पेंस पर गैलन लगाया। और ये दोनों ही वेस्ट इंडीज़, लाइक जो ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ से थी, चाहे वहाँ से शुगर आ रहा हो या चाहे वो फ्रेंच वेस्ट इंडीज़ हो वहाँ से शुगर आ रहा हो,
कहीं से भी शुगर अगर आ रहा है 13 कॉलोनीज़ में 3 पेंस पर गैलन वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगाई गई अकॉर्डिंग टू द शुगर एक्ट। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो प्रोटेक्शन था, जो प्रोटेक्शन 13 कॉलोनीज़ को देते थे वो ब्रिटिश की आर्मी देती थी, और जो ब्रिटिश की आर्मी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते थे, लाइक अराउंड 3.50 लाख, राइट, 3.5 लाख पाउंड पर एनम लगता था। इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ लगाई। इससे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, राइट, कि ये तो मतलब अधिक अधिक पैसे मतलब लेते ही जा रहे हैं हम लोग से ब्रिटिशर्स, राइट। देन एक स्टैम्प एक्ट भी उन्होंने ले आया, राइट, अंडर द जॉर्ज ग्रेनविल, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक स्टैम्प एक्ट भी ले आया। अकॉर्डिंग टू स्टैम्प एक्ट क्या था कि जैसे हम लोग के साइड भी होता है कि जो पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प वगैरह होता है ना, छोटे छोटे स्टिकर टाइप होते हैं, उनकी कॉस्ट होती है। वो बेसिकली गवर्नमेंट उस स्टैम्प के थ्रू एक टैक्स कलेक्ट कर लेती है। सेम चीज़ उन्होंने भी रेगुलेट किया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी बिल्स होंगे, उन पे स्टैम्प लगेंगे, और वो स्टैम्प इनडायरेक्टली एक काइंड ऑफ टैक्स था, राइट। तो इससे भी लोग परेशान हुए। फाइनली हुआ कि लोग अब परेशान हो रहे थे, राइट। तो एक जो भी स्टैम्प एक्ट से तो लोग बहुत परेशान हुए थे, उससे लोगों ने एक रिवॉल्ट भी किया था 1765 में, और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको बर्न आउट कर दिया था, राइट। और इवन एक 13 कॉलोनीज़ ने एक स्टैम्प एक्ट कांग्रेस भी बनाई थी, राइट। स्टैम्प एक्ट कांग्रेस भी बनाई थी, जिसमें हर कॉलोनीज़ के कुछ कुछ डेलीगेट्स थे, फाइन। और जो भी ये कांग्रेस था, इन्होंने एक क्योट बोला, राइट। इन्होंने एक स्लोगन दिया, राइट। स्लोगन इन्होंने दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, राइट। इसका मतलब ये है कि इन लोगों का ये मानना था कि जो भी कॉलोनीज़ हैं, कॉलोनीज़ का तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट में है वहाँ इनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जो कॉलोनीज़ है वो अपने आप में एक स्टेट थी, तो उनमें उनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली कह लो काइंड ऑफ, राइट। बट ब्रिटिश के पार्लियामेंट में इनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते थे। बट तो इनका मानना था कि हम उनको टैक्स क्यों पे करें, राइट। हम अपनी स्टेट्स में टैक्स पे करेंगे बिकॉज हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हैं, बट हम ब्रिटिशर्स के पार्लियामेंट में टैक्स नहीं पे करेंगे क्योंकि हमारे वहाँ तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो उन्होंने एक स्लोगन निकाला कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, राइट। और इस तरीके से धीरे धीरे जो रिवॉल्यूशन है उसकी धीरे धीरे से जो लहर चल रही थी वो चलना स्टार्ट हो गई थी, राइट, फाइन। थर्ड क्या इवेंट हुआ था? थर्ड एक थे चार्ल्स टाउनसेंड थे। चार्ल्स टाउनसेंड जो थे, ही वॉज द चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राइट। चांसलर ऑफ एक्सचेकर क्या होता है? ये एक पोजीशन होती थी जस्ट लाइक फाइनेंस मिनिस्टर हमारे कंट्री में होता है, राइट, इंडिया में होता है जस्ट लाइक फाइनेंस मिनिस्टर, वैसे ही वहाँ पे एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था, फाइन। तो उन्होंने क्या 1767 में क्या एक एक्ट पास किया। एक्ट ये पास हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि जो 5 प्रोडक्ट्स हैं, पेपर, पेंट्स, ग्लास, लेड एंड टी, ठीक है, ये अगर इम्पोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, उन 13 कॉलोनीज़ में, तो इन पे टैक्स लगेंगे, राइट। एक्ट्स दैट इंट्रोड्यूस द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इम्पोज ड्यूटीज, राइट, कस्टम ड्यूटी या टैक्स ऑन ग्लास, लीड, पेंट्स, पेपर एंड टी, दैट वाज इम्पोर्टेड। अब हुआ क्या, इससे भी लोग वहाँ के जो ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये सब बहुत परेशान हुए। तो फाइनली क्या हुआ, एक रोड आइलैंड था, राइट, वहाँ पे एक लिबर्टी नामक शिप, जो ब्रिटिशर्स की लिबर्टी नामक शिप है, वो आई टैक्स इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे उल्टा ही हुआ, राइट, एज यू कैन सी इन द इमेज, या तो जो लिबर्टी नामक शिप थी उसको उन्होंने क्या किया, लोगों ने जला दिया। वहाँ के जो ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, वो लोग मतलब इतना गुस्साए हुए थे कि ये हर चीज़ पे टैक्स लगाते ही जा रहा है, तो उन्होंने वहाँ पे उस शिप को जला दिया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, राइट। देन जो फोर्थ रीज़न हमारा हो जाता है लॉर्ड नॉर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। लॉर्ड नॉर्थ उस टाइम के पीएम थे अंडर द किंग जॉर्ज, राइट, इन 1770, राइट। उस टाइम पे क्या हुआ था, बॉस्टन मैसेकर ऑन द 5th ऑफ द मार्च, राइट, ऑन द 5th ऑफ द मार्च बॉस्टन मैसेकर हुआ। बॉस्टन मैसेकर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था, राइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। से बॉस्टन मैसेकर क्या है, तो बॉस्टन कुछ भी नहीं, बॉस्टन एक जगह थी। तो होता क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी जगह जगह पे हर सिटीज़ में कस्टम ऑफिस होता था, राइट।
कस्टम ऑफिस होती थी जहाँ वो ड्यूटीज़ टैक्स वगैरह का सब काम वगैरह होता था। तो वहाँ पे कुछ गार्ड भी होते थे ब्रिटिशर्स के, राइट, जो गार्ड करते थे। तो वहाँ पे जो अमेरिकन यूथ थे, राइट, वो उन गार्ड्स के साथ थोड़ा मजाक, फ़नी वे, उनका मज़ा लेते थे, राइट, उनके साथ जोक वगैरह मतलब मज़ा करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते एक दिन क्या हुआ कि बोस्टन में दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो गई, जो भी वहाँ यूथ्स थे और जो भी वहाँ गार्ड थे। और गार्ड ने गुस्से में आके गोली चला दी, राइट। और फाइनली तीन तीन यंग यूथ वो मर गए, ठीक है, 3 यंग यूथ मर गए। अब क्या हुआ, अगले दिन न्यूज़पेपर में बड़े बड़े हेडलाइंस में आया कि 3 यंग यूथ्स हैज बीन किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड ऑल। अब इससे लोगों में और मतलब और वो लोग हो गए कि यार ब्रिटिशर्स तो अब बहुत ही अत कर दिए हैं, ठीक है। फिर फाइनली क्या हुआ कि मतलब अमेरिकन्स ने इसे यूज किया, राइट, इस इंसिडेंट को यूज किया मतलब कि पूरा हेट्रेड फैलाने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था, दैट इज़ बोस्टन मैसेकर। फाइन। देन एक और इवेंट था, दैट इज़ बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी क्या था, और इसको माना जाता है कि ये सबसे मतलब इमीडिएट कॉज था, जो सारे इवेंट्स हो रहे थे इसी के बाद से डायरेक्ट अमेरिकन रिवॉल्यूशन एकदम पिक पे आ गया, मतलब कि एकदम स्टार्ट हो गया। तो बोस्टन टी पार्टी क्या है कि हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स नए नए एक्ट्स पास कर रहे थे, तो उन्होंने फिर एक एक्ट पास किया। उन्होंने कहा कि जो भी टी है, राइट, एक्चुअली में होता क्या था कि जो भी 13 कॉलोनीज़ है वहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो क्या करते थे कि स्मगल करते थे इधर उधर से टी और अपने कंट्री में बेचा करते थे, राइट। टी पे कंट्रोल नहीं था ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ने देखा इसको भी कंट्रोल करते हैं, इस पर भी टैक्स लगाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने एक्ट पास किया कि अब जितने भी इम्पोर्ट होंगे, जितने भी अब 13 कॉलोनीज में टी आएंगे, वो मतलब वो ब्रिटिशर्स के थ्रू आएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी टी के, जो इंडिया से आता था। तो वो था कि अब ब्रिटिशर्स उस पर पूरा कंट्रोल रखेंगे, तो ब्रिटिशर्स की शिप से वो टी आएंगे और यहाँ पे 13 कॉलोनीज में बेचे जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, ये परेशान हुए। इन्हें लगा कि अब इनका बिजनेस ठप होने जा रहा है, क्योंकि ये कहीं इधर उधर से टी मंगाते थे और पूरा सप्लाई करते थे 13 कॉलेज में। वो बहुत बड़ा ग्रुप होता था, राइट, ट्रेडर्स का। तो अब फिर वो परेशान हुआ। तो फाइनली क्या हुआ, जब एक शिप, राइट, एक शिप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के से जो टी था उसको लेकर ब्रिटिश से आ रही थी 13 कॉलोनीज के साइड। तो वो बोस्टन पोर्ट पे पहुंची, राइट, इन ऑन 16 दिसंबर 1773। वहाँ पे सारे ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स वो लोग वहाँ पे पहुँचे। और फाइनली उन्होंने क्या किया, वो एज यू कैन सी इन द इमेज, वो पूरे शिप पे चढ़ गए और उसके ऊपर जितने भी वो होते हैं ना बंडल्स, बड़े बड़े, जिसमें बड़े बड़े जो कैरियर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टीज आए हुए थे, उनको उन्होंने पूरा नदी में डुबा दिया, राइट, पूरा नदी में गिरा दिया, राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। मतलब समझ रहे हो, कोई देश आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, उस देश के अगेंस्ट इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो वो एकदम पूरी क्रांति का रूप अब ले रहा था, ठीक है। देन कुछ और भी इवेंट्स थे, जैसे कि नेचर ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस। तो बेसिकली क्या था, जितने भी कॉलोनीज हैं उनके लेजिस्लेटिव होते थे, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, और ब्रिटिश का एक पार्लियामेंट होता था अलग, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो लेकिन यहाँ पे था क्या कि जो यहाँ लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट और कॉलोनीज के लेजिस्लेटिव, ये इन दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन, कोई कोऑपरेशन नहीं था, ठीक है। और मतलब ये दोनों थे एक दूसरे को एक दुश्मन की तरह देखते थे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। देन रिलीजियस एंड टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, ये क्या था कि जो रिलीजियस एंड टेम्परामेंटल डिफरेंसेस मतलब कि वहाँ के जो 13 कॉलोनीज के लोग थे, उनका ये मानना था कि मतलब कि हमारे रिलीजन पर्सनल मैटर, इसमें इंटरफेयर ना करो, बट ब्रिटिशर ज़बरदस्ती घुसते थे उनके पर्सनल रिलीजन में। तो ये भी एक रीज़न था रिवॉल्यूशन, ये भी एक इवेंट था जो कि बाद में एक रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ, राइट। सेल्फ सफिशेंसी भी एक रीज़न है। हुआ क्या कि जब लोग वहाँ से आए और ब्रिटिश से आए और यहाँ पे सेटल हुए, कॉलोनीज में सेटल हुए, तो जो फर्स्ट जनरेशन था, राइट, जो सबसे पहले लोग आए, उनको तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, राइट, कि धीरे मतलब वो आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, ट्राइबल्स पीपल, रेड इंडियंस रहते थे, इनफैक्ट उनसे फाइट भी करना पड़ता था, राइट, जो नेटिव अमेरिकन उनको रेड इंडियंस भी बोला जाता है, उनसे फाइट भी करना होता था। तो बट फर्स्ट जनरेशन धीरे धीरे सबको सेटल किया, उन्होंने घर बनाए, जो भी पेड़ पौधे थे उनको काट के लाइक एग्रीकल्चर फील्ड्स बनाई। बट आफ्टर द सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, जो भी इसके आगे थे लोग, मतलब ये बहुत रिलैक्स थे,
सारी फैसिलिटीज़ हो गई थी, स्कूल्स थे, बैंक्स थे, स्कूल थे, बढ़िया खेती हो रही है, सब कुछ, मतलब इन्हें ऐसा लगता ही नहीं था कि ब्रिटिशर्स की अब ज़रूरत है। ये लगता था कि नाउ दे हैव बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, राइट। एंड नाइन्थ वन इज़ द रिमूवल ऑफ फ्रेंच थ्रेट। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। पहले क्या था कि ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ 13 कॉलोनीज, यहाँ पे फ्रेंच की कॉलोनीज थी। बट जब वो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ इन 1763, तो उसके बाद क्या हुआ, पहले लोग डरते थे, कॉलोनीज़ वाले लोग डरते थे कि इधर फ्रेंच की कॉलोनीज़ है, कहीं फ्रेंच इन पे अटैक ना कर दे। तो चल ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारे मतलब प्रोटेक्शन हमें दे रहे हैं, तो कम से कम उन कॉलोनी से अटैक होगा तो ब्रिटिशर्स विल सेव अस। बट अब क्या था, अब तो जो इनके वेस्टर्न साइड कॉलोनीज है वो तो फ्रांस से ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने जीत ही लिया था, तो अब इन्हें फ्रांस का कोई डर नहीं था, राइट। और ये भी थोड़े से मतलब ये डर ख़त्म हुआ, और इसकी वजह से नाउ हैव बिकम सेल्फ डिपेंडेंट भी हो गए थे, और डर भी ख़त्म हो गया था। तो ये सब छोटे छोटे रीजन्स थे, छोटे छोटे नहीं कहेंगे, बड़े बड़े रीजन्स थे, जो कि फाइनली रिवोल्यूशन में कन्वर्ट हुए, राइट। एक फ्रेंच राइटर भी लिखते हैं कि इंग्लैंड विल सून रिपेंट ऑफ हैविंग रिमूव द ओनली चेक दैट कुड कीप हर कॉलोनीज इन वेव, राइट। मतलब ये कहते हैं कि इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया, तो वो मतलब फ्रांस ही एक था जिसकी वजह से वो कॉलोनी पे ज़्यादा अच्छे तरीके से राज कर सकते थे, राइट। और जो इनफैक्ट हुआ भी, फ्रांस जैसे ही वहाँ से गया तो वहाँ के लोग अब रिलैक्स हो गए, उन्हें अब डर जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स थे। एक बार से मैं फिर से सारे को रिवाइज कर देता हूँ। ये सारे इवेंट्स थे। फर्स्ट वन इज़ द प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763, राइट। एंड जो भी ये लाइन है, लाइन के इधर उन्होंने 13 कॉलोनीज़ के लोगों को सेटल नहीं होने दिया। देन सेकेंड वन इज़ जॉर्ज ग्रैनविल, उन्होंने शुगर एक्ट पास किया, राइट। देन स्टैम्प एक्ट, देन या स्टैम्प एक्ट, कांग्रेस ने एक स्लोगन निकाला जो बहुत पॉपुलराइज हुआ कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो वी विल नॉट पे द टैक्सेस, राइट। देन जो भी ये काउंसलर ऑफ एक्सचेकर थे, इन्होंने जो भी 5 प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस लगा थे, तो उन्होंने रो आइलैंड में जो लिबर्टी नामक शिप थी उसको वहाँ के मर्चेंट्स ने बर्न कर दिया, राइट। देन बोस्टन मैसेकर हुआ। देन बोस्टन टी पार्टी जो एक इवेंट था जहाँ पे नाव से जितने भी टीज थे उनको गिरा दिया गया, राइट। सो ये सारे रीजन्स हम लोगों ने देखे, ये सारे इवेंट्स हम लोगों ने देखे इनफैक्ट, जो कि एक पूरी क्रांति का रूप ले लिया बाद में, ओके फाइन। अब हम लोग देखते हैं कि रिवॉल्यूशन में थ्रू आउट हुआ क्या। तो फाइनली मैंने बताया कि जो बोस्टन टी पार्टी है उसके बाद ही एकदम जो रिवॉल्यूशन है वो एकदम पूरी तरीके से नाउ कन्वर्ट एकदम एक्शन में आ गया था, राइट। द बोस्टन टी पार्टी प्रेसिपिटेटेड द क्राइसिस, राइट। तो इसके बाद ही क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोस्टन पोर्ट एक्ट, जब उन्होंने नाव से वो जो शिप से जो सारे टी के जो कैरियर्स थे उनको गिरा दिए, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने बोस्टन पोर्ट एक्ट भी पास करा। उस पोर्ट एक्ट में क्या था कि उन्होंने बेसिकली उस पोर्ट को क्लोज़ कर दिया। पोर्ट को क्लोज़ कर दिया तो हुआ क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी उस पोर्ट से लोग एम्प्लॉयड थे वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है। अब लोगों में और एक गुस्सा आ गया, राइट। तो फाइनली 1774 में, राइट, एक फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, मतलब कि सारे कॉलोनीज़ के मेंबर्स थे, एक ग्रुपिंग की गई, जैसे होता है ना G20 G17, वैसे ही सारे स्टेट को मिला के, सारे जो कॉलोनीज़ थे उन्होंने मिला के ग्रुपिंग करी, राइट। उसमें हर स्टेट के कुछ डेलीगेट्स, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए, एक्सेप्ट जॉर्जिया के फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में कोई डेलीगेट्स नहीं आया था। रीज़न क्या था कि जॉर्जिया उस टाइम पे थोड़ा सा ग्रीस से फाइट हो रही थी, और प्रोटेक्शन कॉलोनीज़ को ब्रिटिशर्स देते थे, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो ग्रीस से फाइट वहाँ पे कर रहे थे, तो उसकी वजह से उन्होंने नहीं यहाँ पे सपोर्ट किया कि ब्रिटिशर्स विल गेट मतलब ऑफेंडेड एंड दे माइट नॉट फाइट विद द ग्रीसेस, राइट। तो जॉर्जिया ने पहली बार में अपने डेलीगेट्स नहीं सेंड करे थे। तो फाइनली फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुआ, और कांग्रेस ने ये एग्रीमेंट किया कि वी विल इम्पोज, राइट, वी विल इम्पोज ए बैन ऑन द ब्रिटिश गुड्स, राइट, कि हम लोग अब एक्सपोर्ट, वी इट ऑल्सो एग्रीड नॉट टू एक्सपोर्ट गुड्स टू ब्रिटेन, राइट, कि नाउ दे विल नॉट एक्सपोर्ट द गुड्स टू ब्रिटेन। ये सारे उन्होंने एग्रीमेंट बनाए, राइट। एज यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उस कांग्रेस ने एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्स था जिसमें कुछ उनके जो फंडे हैं वो लिखे थे कि ये एग्रीमेंट है हमको चाहिए, राइट। उसमें ये लिखा था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है हैड नो राइट टू टैक्स द कॉलोनीज विदाउट देयर कंसेंट, राइट। उनके बिना पूछे वो लोग टैक्स ले रहे हैं, उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं है फिर भी टैक्स ले रहे हैं, राइट। और उन्होंने एक डिमांड रखी कि जितने भी 1765 के बाद लॉज उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ले आए
सबको वापस ले लो, सबको विड्रॉ कर लो। बट जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश किंग, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस टाइम थी, उन्होंने इस बात को नहीं माना कि नहीं, हम लोग कोई एक्ट वैक्ट वो विड्रॉ नहीं करने वाले। और फाइनली 1775 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, राइट। क्योंकि ये लोग कुछ कह रहे हैं और वो लोग ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे। अब फाइनली इन लोग को रिवॉल्यूशन स्टार्ट ही करना पड़ा, और मतलब कॉलोनीज ने अपनी आर्मी खड़ी करी खुद की, और उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया। फर्स्ट शॉट वॉज फायर्ड इन लेक्सिंगटन एक्सप्रेस, वहाँ पे फर्स्ट शॉट फायर्ड हुआ था, पहली गोली चली थी। एंड द फर्स्ट फाइटिंग ऑकर्ड एट कॉनकॉर्ड। ओके, इन 1775 जस्ट उसी साल एक सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मीटिंग भी हुई। जब देखा गया कि अब रिवॉल्यूशन, अब वॉर वगैरह एकदम स्टार्ट हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, जॉर्ज वाशिंगटन, राइट, जॉर्ज वाशिंगटन को कमांडर इन चीफ बनाया, राइट, ऑफ द कॉलोनियल फोर्सेस। जो भी कॉलोनियल फोर्सेस है उसको जॉर्ज वाशिंगटन को कमांडर इन चीफ बनाया। जॉर्ज वाशिंगटन बेसिकली आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब फ्रेंच ने अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जीती थी, तो जॉर्ज वाशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और इनको फादर ऑफ द यूएसए भी बोला जाता है, राइट, फादर ऑफ द नेशन, जैसे हमारा महात्मा गांधी है, सेम पे। फिर 1776 में कांग्रेस ने एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, 4 जुलाई 1776 को जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी, उन्होंने एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस रिलीज़ कर दिया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब कि उन्होंने कहा कि हम लोग आज से ही आज़ाद हैं, हम लोग के ये डिक्लेरेशन है, ये चीज़ें, राइट, ये हमारे एक्ट्स वगैरह एंड ऑल है। तो अभी भी आप देखोगे, गूगल करोगे एंड ऑल की, ब्रिटिशर्स अभी भी, सॉरी, अमेरिकन अभी भी अपनी इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776 को ही मनाते हैं, राइट। बट वो जो उनकी फाइनली जो लड़ाई हुई थी वो इस दिन नहीं हुई थी, राइट। उनकी फ़ाइट जो 1783 तक चली थी, राइट। बट उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 को इशू किया था, तो उसी दिन को अपना इंडिपेंडेंस मानते हैं, राइट। और फिर बहुत सारी लड़ाई हुई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में, बेसिकली उनके रूल्स एंड ऑल लिखे थे, एंड बहुत सारी लड़ाई हुई। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी, बैटल ऑफ यॉर्क टाउन, 1781 में हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, जिसमें ब्रिटिशर्स के साइड से जनरल कॉर्नवालिस, राइट, ये थे, इन्होंने, इनके अंडर इनकी कमांड थी, और इधर से जॉर्ज वाशिंगटन की कमांड थी। दोनों के बीच में बहुत सारे बैटल्स हुए, और फाइनली बैटल ऑफ यॉर्कटाउन 1781 में हुआ, राइट, एज यू कैन सी, बैटल ऑफ यॉर्कटाउन, राइट। और वो 2 साल तक बैटल चली, और फाइनली इन 1783 अब एक पीस एग्रीमेंट हो गया कि अब लड़ाई वड़ाई बंद करो। इंग्लैंड ने एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है, अब तुम लोग आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो। एक पीस ट्रीटी हुई इन पेरिस, राइट, और दैट इज़ इन फ्रांस। एक पीस ट्रीटी हुई, और उसके बाद से जो अमेरिका है वो आज़ाद हो गया था, राइट। दैट इज़ द ब्रिटेन रिकोगनाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द 13 कॉलोनीज़, और अपनी पूरी टेरिटरी जो 13 कॉलोनीज़ के इवन वेस्ट में भी थी वो अमेरिका को दे दी, राइट, एक्सेप्ट कनाडा को नहीं दिया था, राइट, एंड फ्लोरिडा को भी नहीं दिया था उस टाइम पे। बाद में ले लिया अमेरिका ने वॉर जीत के, बट स्टार्टिंग में उस टाइम पे एग्रीमेंट टाइम कनाडा और फ्लोरिडा को नहीं दिया था। फ्लोरिडा वॉज रिटर्न टू द स्पेन, एंड कनाडा को ब्रिटिशर्स ने खुद अभी रखा हुआ था अपने अंडर में। इस तरीके से अमेरिकन्स ने अपनी लड़ाई जीती। मतलब बेसिकली बहुत सारे इवेंट्स चलते आ रहे थे, फाइनली एक रिवॉल्यूशन का पार्ट बना। और जॉर्ज वाशिंगटन बहुत एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उन्होंने करी, और फाइनली उन्होंने बहुत सारे बैटल्स हुए, एंड फाइनली बैटल्स ऑफ यॉर्कटाउन जो 2 साल तक चली, उसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा के अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जीता, राइट। तो ये था अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, मतलब कि कैसे पूरा अमेरिका ने अपने रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया और कैसे उन्होंने जीता, राइट। ये स्निपेट्स है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो 4 जुलाई 1776, जिसको उसी दिन अभी भी अमेरिकन अपना इंडिपेंडेंस डे मानते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, राइट। उसमें बेसिकली लोग राइट्स ऑफ द पीपल, राइट, देन इम्पोर्टेंट चीज़ें ले रखी थी, इक्वालिटी, लिबर्टी, लाइफ, इन सब के बारे में बातें थी। तो ये बेसिकली एक पूरा काइंड ऑफ डॉक्ट्रिन था, राइट। ओके, अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द कॉजेस फॉर द सक्सेस ऑफ द कॉलोनिस्ट। अब क्या रीजंस थे कि कॉलोनिस्ट सक्सीड हुए इस वॉर में। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि वॉर क्यों हुई, राइट, कि क्या इवेंट्स थे जिनकी वजह से वॉर हुई। अब हम लोग देखेंगे क्या रीजंस थे कि कॉलोनिस्ट उस वॉर में जीत गए, वॉर हुई, नाउ अमेरिका हैव वन, व्हाट आर द रीज़न दैट, मतलब कि उसकी वजह से अमेरिका ने जीता। तो वन ऑफ द रीज़न जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो अमेरिका और ब्रिटिश की जो डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 5000 किलोमीटर, और यू कैन से 3000 अप्रॉक्सीमेटली 3000 माइल्स।
तो इतना दूर से अमेरिका, देखो हम इंडिया, तुम बोलोगे इंडिया को भी तो ब्रिटिश ने बहुत सालों तक कंट्रोल किया। इंडिया अमेरिका की अपेक्षा बहुत छोटा है। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट अपने आप में है, मतलब अमेरिका के अंडर 7-8 इंडिया आ जाए, राइट, 5-6 इंडिया आराम से आ जाएगा। तो अमेरिका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, और उतने दूर से कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के लिए एक मतलब बहुत एक मुश्किल काम था, राइट। आर्ट ऑफ फाइटिंग वॉज लार्ज, और नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स वो कम थे। ब्रिटिश अपने आप में देखो ना, कितना छोटा सा मैप में कितना छोटा सा कंट्री है, तो उसकी कितनी पॉपुलेशन हो, कितनी आर्मी हो, पूरी आर्मी को भी लिया देगा तब भी यहाँ लोग ज़्यादा होंगे, राइट। तो अपने आप में अमेरिका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, और ब्रिटिश ट्रूप्स बहुत कम नंबर में थे, राइट। देन फाइनली द ब्रिटिश हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ वॉरफेयर इन कॉलोनियल कंडीशंस। जो अमेरिका में क्या था, हाई टेरेंस वगैरह थे, तो वहाँ पे जो जॉर्ज वाशिंगटन की आर्मी थी, उन्होंने खुद को ट्रेन कर रखा था कि ऐसे कंडीशंस में हाउ वी हैव टू फाइट विद द ब्रिटिशर्स। बट ब्रिटिशर्स के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो भी एक रीज़न था, राइट। देन लॉर्ड नॉर्थ गवर्नमेंट, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि वी विल नॉट, डिमांड रखी थी ना, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने एक डिमांड रखी थी कि जितने भी 1765 के बाद एक्ट्स उनको वापस ले लो, हम लोग को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो इन्होंने मना कर दिया था, तभी तो वॉर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते, मतलब एक्ट को या तो मॉडिफाई कर देते या थोड़ा सा विड्रॉ भी कर लेते, तो वो अभी इतना जल्दी फिर और कुछ सालों तक शायद वो और राज कर सकते थे, राइट। तो ये भी एक रीज़न था, फाइन, ओके। देन फ्रेंच वगैरह ने बहुत ज़्यादा मदद करी, राइट। फ्रांस ने मदद करी, क्योंकि फ्रांस 7 ईयर्स वार में हारा था, ट्रीटी ऑफ पेरिस जो हुई थी। तो अब फ्रांस को था कि अब हमें ब्रिटिशर्स को कैसे भी हराना है, तो उन्होंने आके अमेरिकन्स को, कॉलोनिस्ट को साथ दिया, उन्हें कॉलोनी को ज्वाइन किया। और मतलब बैटल ऑफ यॉर्कटन जो 2 साल तक चली थी, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ था, राइट। तो फ्रांस ने बहुत बड़ा साथ दिया। जैसे अभी हो रहा है ना, यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो नाटो मेंबर्स इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं अपने गन्स वगैरह, तो वैसे ही था। तो वहाँ पे तो फ्रेंच पीपल बहुत सारे आ गए थे, वो खुद फाइट कर रहे थे, ओके। देन जॉर्ज वॉशिंगटन की जो लीडरशिप थी वो आउटस्टैंडिंग थी, मतलब बहुत अच्छी लीडरशिप थी। और लीडरशिप का इनफैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, राइट। अगर एक बहुत अच्छा लीडर है तो पूरी वार को कंट्रोल में कर सकता है, तो वो लीडरशिप की बहुत अहमियत थी। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वो फाइनली उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जीत पाए थे, राइट, ओके। तो ये हम लोगों ने कॉजेज़ देख लिए कि क्यों, किस वजह से वो कॉलोनिस्ट ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जीता था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इन्हें याद कर सकते हो, इन पॉइंट्स को आप क्योट कर सकते हो आंसर्स में, एनालिटिकल क्वेश्चंस जो आएंगे मेंस में। अब हम लोग फाइनली देखते हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। मतलब कि अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी है, उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस, लोगों के विचारधारा में क्या बदलाव आया, बाकी पार्ट्स ऑफ द यूरोपियन कंट्री वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए, और अभी भी अब क्या लोग उससे सीखते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ कि डेमोक्रेसी, राइट। अमेरिका में पूरी फुली डेमोक्रेसी थी, तो ये डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला कि ये सबसे अच्छा है, राइट। इंस्टेड ऑफ मोनार्की ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेसी इज़ गुड, कि सबके सबके पास इक्वल पावर है, राइट। जो इनफैक्ट जो उनका, जो अमेरिकन्स का एक था ना, डिक्लेरेशन ऑफ राइट करके डॉक्यूमेंट था, उसमें दे हैव वन पॉइंट आल्सो कि गॉड ने सबको बनाया, तो सारे इंसान, गॉड ने ही सारे ह्यूमंस को बनाया, तो सारे ह्यूमंस के पास इक्वल राइट्स होनी चाहिए, राइट। तो वही बेसिकली डेमोक्रेसी भी यही बोलती है। तो डेमोक्रेसी पूरी इमर्ज हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म इन अमेरिका एज वेल अब्रोड, ये बहुत ज़्यादा फैला, राइट। और ये मतलब इट रिकोगनाइज द राइट्स ऑफ द पीपल टू रिवोल्ट, मतलब जो पीपल थे उनके अंदर एक ये जागरूकता जगाई कि दे कैन फाइट विद द रूलर्स, राइट। दे कैन फाइट विद द जो भी कंट्रीज आगे उनके ऊपर शासन कर रही है, उसके साथ वो लोग फाइट करके लड़ाई जीत कर सकते हैं। बेसिकली दे हैव सेट एन एग्जाम्पल। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि या ऑब्वियसली डेमोक्रेसी हैज़ इवॉल्व्ड, लाइक हर कंट्रीज अब उसको फॉलो करना चाह रहे थे। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, राइट, वो वर्ड में इनफैक्ट फ्रांस में इन लोगों ने इन जो तीनों प्रॉपर्टीज़ इसको बोरो किया, और कुछ साल बाद ही फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज हुआ, लाइक इस विचारधारा को लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज किया, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इनफैक्ट जीता फ्रांस के लोगों ने, ओके। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी नो, पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ पे, फेडरल रिपब्लिक गवर्नमेंट है, जो कि इंडिया ने भी इवन फॉलो किया है। कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब
सब लोगों ने अमेरिका को ही, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को, जो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वहाँ पे रूल्स एंड ऑल, उसको बहुत ज़्यादा बोरो किया गया, राइट। ओके, then the success of the Americans in bringing about a revolution and establishing democracy greatly inspired many people in the world, yeah. एंड जो भी लैटिन अमेरिका, राइट, लैटिन अमेरिका, जो भी साउथ अमेरिका था, वहाँ पे भी लोग बहुत इंस्पायर हुए, दे फाइट, राइट, उन्होंने फाइट किया। और इनफैक्ट जो यूरोपियंस कंट्री, आयरलैंड, राइट, आयरलैंड में ने भी एक होम रूल मूवमेंट पास किया। उनका यह था कि एटलीस्ट हमें लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस दो, राइट। क्या था कि ब्रिटिशर्स का आयरलैंड पे पूरा कब्जा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को अपनी स्टेट में लोकल गवर्नमेंट खुद की, जैसे होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट चलाने दो, बाकी यूनियन मतलब ऊपर से तुम लोग कंट्रोल करो, बट एटलीस्ट लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस हम लोग को दो। तो होम रूल मूवमेंट इन्होंने भी किया और उसमें सक्सीड भी हुए, राइट। तो दे वर ऑल इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन रिवॉल्यूशंस, राइट। ओके, और इस पे इवन इंग्लैंड, लाइक ब्रिटिशर्स पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। लाइक ब्रिटिशर्स भी जो लोग थे, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा, राइट। वहाँ के लोग भी जागरूक हुए और उन्होंने क्या किया, किंग सिस्टम जो था उसको, राइट, द पर्सनल रूल ऑफ जॉर्ज थर्ड वॉज ब्रॉट टू एन एंड, राइट, कि मतलब कि किंग जो भी रूल बनाते जा रहा है, लोग फॉलो करते जा रहे हैं, ऐसा सब उसको हटाया गया। एंड एक पार्टी सिस्टम लाया गया ताकि एक मतलब मोनार्की ना रहे, राइट। देयर मस्ट बी एक अनदर पार्टी हो जो कि डिफेंड करते रहे जो भी रूलिंग पार्टी है, राइट। एंड कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी इस्टेब्लिश किया गया, राइट, सॉरी, स्ट्रेंथन किया गया, फाइन। फ्रेंच लोगों को बहुत, फ्रांस के लोगों ने तो बहुत बहुत कुछ सीखा, राइट। और लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इन सारी चीज़ को बोरो किया। और कुछ ही साल बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुई और वहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की, राइट। लाइक 1783 में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन अपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जीती। एंड आई गेस 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, राइट, फाइन। देन अमेरिका, इंग्लैंड पे इसके बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब इंग्लैंड के क्या था, इंग्लैंड क्या होता था, इंग्लैंड कॉलोनीज में क्या करता था, हम लोगों ने मैर्केंटिलिज्म में पढ़ा था ना, कि मैर्केंटिलिज्म में क्या करता है, जो भी मदर कंट्री है वो कॉलोनियल कंट्री को एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल वहाँ पे प्रोडक्शन करवाता है। वो प्रोडक्ट्स लेके जाएगा, जो सोर्स मटेरियल है उनको ले जाएगा अपने कंट्री में, वहाँ पे मशीनरी से उसको एक कोई बाई प्रोडक्ट्स, कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा और वापस उन कॉलोनीज में बेचेगा, जो कि एक मार्केट प्लेस भी होता था उनके लिए। तो अब इससे क्या हुआ, वहाँ से वो बहुत अच्छी खासी अर्निंग करते थे। तो अब कॉलोनी पे कंट्रोल हटा तो एक बहुत ह्यूज कॉमर्शियल लॉस हुआ, बहुत मतलब रेवेन्यू बंद हो गया ब्रिटिशर्स का, राइट। रॉ मटेरियल बहुत सारे जो आना बंद हो गए, राइट। और या और इससे बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिशर्स की थी, जो अदर कॉलोनीज थी, इनफैक्ट उस टाइम इंडिया भी कॉलोनी था, उनकी पॉलिसीज़ एंड ऑल पे ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन नहीं तो अदर कॉलोनीज भी वही हाल हम लोग का कर देगी जो कि अमेरिका ने किया है, राइट। तो उन्होंने उस रेशियो में अदर जो कॉलोनीज थी वहाँ पे भी उस तरीके से थोड़ी थोड़ी पॉलिसीज़ को चेंज किया, अमेंड किया, ताकि वहाँ के लोग भी ऐसे मतलब विद्रोह ना करने लग जाएं, राइट, हावी ना पड़े। ओके, तो सेम चीज़ है कि जो अमेरिकन्स जो ब्रिटिशर्स थे वो अदर कंट्रीज़ में अपने पॉलिसीज़ एक्ट को थोड़ा अच्छे से करने लगे, राइट, कि थोड़े से लोगों के हित में भी चीज़ें हों, राइट। और फाइनली जो ब्रिटिशर कॉलोनी, जो ब्रिटिश की 13 कॉलोनीज थी जो अमेरिकन्स की एंड ऑल, वो मर्केंट हम लोगों ने पढ़ा था, मर्केंटलिज्म से फाइनली, या फिर मोनोपोलिज्म जो भी हो कह सकते हो, उससे एक फ्री ट्रेडिंग स्टेज में आ गई, राइट। मर्केंटलिज्म क्या था, एक बिजनेस या फिर ट्रेड रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जहाँ पे उतनी ऑटोनॉमी नहीं होती है। तो सेम चीज़ अब क्या था, अब कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो गई थी तो उन्होंने खुद के अपने डेमोक्रेसी ऑलरेडी आई गई थी, तो फ्री ट्रेडिंग एक्ट वगैरह, फ्री ट्रेडिंग मतलब सबके पास था कि ट्रेड कर सकते हो वगैरह वगैरह, बहुत सारे फ्री ट्रेडिंग रूल वगैरह बनाए उन्होंने। तो बेसिकली एक कन्वर्जन हुआ मर्केंटलिज्म टू फ्री ट्रेडिंग, राइट। और इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ कि जो 13 कॉलोनीज, तो इन्होंने तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जीता, फिर धीरे धीरे और जो ये कॉलोनीज भी दी थी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अमेरिकन्स को, धीरे धीरे कुछ और कॉलोनीज जैसे कि अलास्का उन्होंने रसिया से जीत लिया, टेक्सास उन्होंने मैक्सिको से जीत लिया, फ्लोरिडा जो कि स्पेन का था उसको भी उन्होंने, अमेरिका ने फाइट करके जीत लिया। धीरे धीरे करते करते ऐसे 50 स्टेट्स पूरे हुए और एक पूरी कंट्री बनाई। और आज के टाइम में
अमेरिका इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड। 50 स्टेट्स मिलके उन्होंने एक कंट्री बनाई है, दैट इज़ ऑल टुगेदर नोन एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तो ये हमारा अमेरिकन रिवॉल्यूशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, राइट। इस वीडियो में हम लोगों ने इवेंट्स देखे, कॉजेज़ देखे, क्या क्या रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हुई, राइट, एंड क्या कॉज थे, क्यों कॉलोनीज जीत गए, एंड लाइक पोस्ट रिवॉल्यूशन क्या उसका सिग्निफिकेंस था थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये हम लोगों ने पॉइंट देखे। बाकी सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में कवर कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को, तो यू कैन गो एंड लाइक रिवाइज कर सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। तो ओवरऑल हम लोगों ने जो भी अमेरिकन रिवॉल्यूशन है इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। और जो भी मेंस के क्वेश्चंस है, एज आई हैव सेड कि जो भी मेंस के क्वेश्चंस है जो मैंने पार्ट 1 में बोले थे, उनको एक सेपरेट वीडियो में मैं ऑल टुगेदर डिस्कस कर लूँगा। और वो मतलब इन्हीं तीनों जो वीडियोस हैं इन्हीं में से पॉइंट्स उठा के मैं वहाँ पे बताऊँगा कि कैसे इन्हीं वीडियोस में से वहाँ पे पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मैंने कवर कर दिया, राइट। कोई भी क्वेश्चंस आता है आप यहीं से पॉइंट्स, यहीं से चीज़ों को उठा के, यहीं से फैक्ट्स को भी उठा के पॉइंट में अपने क्वेश्चंस में अपने क्योर कर सकते हो और एक ब्यूटीफुल आंसर्स आप लिख सकते हो, राइट। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। अब वर्ड स्टिक सीरीज़ में हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज़ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देन हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं लाइक कैपिटलिज्म्स, लाइक देन नाजिफिकेशन एंड ऑल। पूरी वर्ड हिस्ट्री की सारे पार्ट को हम लोग पूरा इस सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को आप पूरा कंप्लीट देखें, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, आप आंसर्स अच्छे से लिख पाओगे, राइट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हो, फाइन। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। एंड इस वीडियो की PDF अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप सिंपली ज्वाइन करके वहाँ पे PDF को डाउनलोड कर सकते हो, उसको एज ए नोट्स आप यूज कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट मेकिंग योर ओन नोट्स, राइट। तो आई होप आप लोग को ये सारी वीडियोज़ अच्छे से पसंद आई, राइट। कोई भी फीडबैक अगर आपको देना हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड गिव दोज आंसर्स। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद।